हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अपने समष्टि अर्थशास्त्र का नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसके मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। जैसे प्रोडक्शन किसे कहते हैं, उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का पहले अपन चैप्टर पर से पढ़ चुके हैं। उत्पादन का मतलब होता है वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करना, मतलब कम उपयोगी वस्तुओं को ज़्यादा उपयोगी वस्तु बनाना, अथवा वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता का सृजन भी बोल सकते हैं। उत्पादन दो प्रकार का होता है, वस्तु का और सेवा का। ठीक है, ये दृश्य होती हैं, ये क्या होती हैं, अदृश्य। दृश्य उत्पादन और अदृश्य उत्पादन। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ठीक है, उपभोक्ता वो वस्तुएं होती हैं जिनसे अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो अपन संतुष्ट करते हैं, और पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिनके थ्रू दूसरी वस्तुओं का, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब जो उत्पादन में सहयोग करती हैं जो वस्तुएं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वस्तुएं हैं उपभोक्ता है या पूंजीगत है, इनको फिर दो भागों में बांटते हैं। एक तो मध्यवर्ती वस्तु और एक है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती और अंतिम। मध्यवर्ती का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु किसी अन्य वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, जैसे कच्चा माल, कोई भी वस्तु को बनाने में कच्चा माल है वो मध्यवर्ती वस्तु की कैटेगरी में आएगा। जैसे कपास है तो वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, और अंतिम वस्तु जिसके स्वरूप में और कोई बदलाव नहीं किया जाता है, जो वस्तु अंतिम रूप से प्रयोग करने के लिए काम में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तु बोलते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं तैयार माल को भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा था स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक वो चर होता है, वह अवधारणा होती है जिसका अध्ययन किसी समय बिंदु पर, अवधि बिल्कुल भी नहीं होती है, 1 घंटा 1 मिनट भी अवधि नहीं होती, जिसमें समय बिंदु पर जिस चीज़ का अध्ययन समय बिंदु पर किया जाए वो स्टॉक है। और जिस चीज़ का अध्ययन समय अवधि, अब से 1 मिनट से लेकर के 1 साल, 10 साल, 50 साल, कितने भी हो सकते हैं, जिस चर का अध्ययन समयावधि के आधार पर किया जाए उसे प्रवाह कहते हैं, और जिसका अध्ययन समय बिंदु पर किया जाए उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी के हौद में कितना पानी है, अब ये समय बिंदु पर हो गया तो ये स्टॉक है। और उसमें प्रति घंटे कितना पानी आता है, यहाँ अवधि इंक्लूड हो गई है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। जैसे एक दुकान में अभी कितना सामान है, स्टॉक है, और प्रतिदिन कितना माल बिकता है, क्या है, प्रवाह है। ठीक है, ये स्टॉक और प्रवाह है। अब एक चीज़ आती है, निवेश किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है, तो अपन क्या करते हैं, जो खर्च करते हैं वो दो प्रकार की वस्तुओं पर खर्च करते हैं। एक तो उपभोक्ता वस्तुओं पर, एक क्या करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं पर। ठीक है, एक निवेश यहाँ पर इसकी मतलब व्यक्तिगत निवेश भी हो सकता है और समग्र निवेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत निवेश का मतलब क्या हुआ, एक अकेला व्यक्ति जो निवेश करता है वो हो गया व्यक्तिगत निवेश, मतलब कोई भी। और एक अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है उसको अपन बोलते हैं समग्र निवेश। तो सामान्यतः निवेश का मतलब समझ लीजिए पहले कि अपन दो प्रकार की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। इस पर जब अपन व्यय करते हैं, किस पर, उपभोक्ता वस्तु पर, तो वो कहलाता है उपभोग। क्या कहलाएगा, उपभोग। और यदि अपन इस पर व्यय करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, निवेश। कौन सी वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर। तो अपन एक यहाँ पर ये समष्टि में निवेश का मतलब है एक पूरे देश के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, अवधि 1 साल की ली जाती है। तो एक निश्चित समय अवधि में या फिर 1 वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में समस्त पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय, कौन सी वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय। पूंजीगत वस्तुओं पर क्यों करते हैं, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए। तो समस्त पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट और है जिसका नाम है, ये निवेश के बारे में और पढ़ेंगे अपन, इसका नाम है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो आप सब ने अकाउंट्स में मोस्टली पढ़ा भी होगा इसको, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, जो मशीनरी वगैरह होते हैं, जो औजार उपकरण होते हैं, उनमें क्या होती है, घिसावट, टूट फूट या मरम्मत उनकी करवाते रहते हैं,
उसमें घिसावट भी होती है, टूट फूट भी होती है, तो उसके लिए मरम्मत पर जो व्यय करते हैं। तो इनकी जो घिसावट टूट फूट होती है उसको अपन बोलते हैं मूल्यह्रास। पूंजीगत संपत्तियां हैं, उनके मूल्य में जो गिरावट होती है, गिरावट क्यों होगी? क्योंकि उनकी घिसावट या टूट फूट की वजह से अपन कोई भी देखो, मतलब पूंजीगत कोई भी मशीनरी है, आप उसे परचेज करते हो, अगर परचेज करने के कुछ समय बाद आप उसे वापस सेल करते हो तो उसे उसकी वो रेट नहीं मिलेगी जो जिसमें अपन ने परचेज किया था, उसमें डेप्रिसिएशन लागू हो जाएगा। क्यों लागू हो जाएगा? क्योंकि यूज करने से अथवा यूज नहीं भी करने से भी उसमें डेप्रिसिएशन लागू होता है, उसके मूल्य में गिरावट आती है, उसका मूल्य जो गिरता है वो क्या है? डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास। ठीक है, तो ये जो निवेश क्या है, इस मूल्यह्रास को अपन पूंजी उपभोग भत्ता भी बोलते हैं, या मरम्मत व्यय भी बोलते हैं, टूट फूट पर जो व्यय है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्ति का उपभोग भी बोल सकते हैं। पूंजी उपभोग भत्ता, स्थायी संपत्ति का उपभोग, मरम्मत व्यय, ये सब इसके नाम हैं। अब ये जो निवेश है इसके दो पार्ट हैं, एक तो है सकल और एक है शुद्ध। सकल और शुद्ध, तो ध्यान, ये सकल और शुद्ध, विशुद्ध भी बोल सकते हैं या इसको निवल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध, विशुद्ध या निवल भी बोल सकते हैं। शुद्ध का मतलब, निवल का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर केवल निवेश ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जिसमें ये सकल और ये निवल, ये वर्ड जुड़े हुए होंगे। तो आपको इन दोनों में अंतर ध्यान रखना है कि इसमें तो जो मूल्यह्रास है वो जुड़ा रहता है, किसमें? सकल में। और इसमें मूल्यह्रास लेस रहता है। एक अर्थव्यवस्था में स्थायी, एक निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों पर किया गया सकल व्यय, कुल व्यय, पूंजीगत संपत्तियों पर किया गया कुल व्यय, पूंजीगत संपत्तियों को स्थायी संपत्तियां भी बोलते हैं। तो पूंजीगत, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत संपत्तियों पर किया गया कुल व्यय सकल निवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? सकल निवेश। सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा करके क्या ज्ञात कर सकते हैं? निवल निवेश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप तैयार कर लें, इसके नोट्स के वगैरह में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब एक अर्थव्यवस्था में क्या है? मुद्रा घूमती है, आय है वो घूमती रहती है। जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनको मोटे तौर पर तो वैसे 4 भागों में बांटते हैं, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इसमें 2 ही भाग पार्ट करते हैं। एक तो होते हैं परिवार और एक होती है फर्म। पैसा है, मुद्रा है, वो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर घूमता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं आय का चक्राकार प्रवाह है। ये क्या होता है? देखो, ये तो है उपभोग करने वाली इकाई, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने, यूज करने वाली इकाई कौन सी होती है? परिवार। और ये होती हैं उत्पादन करने वाली, इनका काम है उपभोग करना, इनका काम है उत्पादन करना। ठीक है, ये किस चीज़ का उपभोग करेंगे? ये जो उत्पादन करेंगे, फर्म जो उत्पादन करेंगी उसका उपभोग कौन करेगा? उसको, वो किसको सेल करेंगी? परिवारों को। ठीक है, और ये क्या करते हैं? उत्पादन। उत्पादन करने के लिए इनको क्या चाहिए? साधन चाहिए, उत्पत्ति के साधन, जैसे श्रम है, पूंजी है, कच्चा माल वगैरह। वो साधन इनको कहाँ से मिलेंगे? फर्मों को उत्पत्ति के साधन कहाँ से मिलते हैं? इनसे मिलते हैं। किनसे? परिवारों से। तो परिवार हैं वो उत्पत्ति के साधन किसको देते हैं? फर्मों को। परिवार उत्पत्ति के साधन किसको देते हैं? फर्मों को। और फर्म में उन साधनों का प्रयोग करके क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। किसके लिए? परिवारों के लिए। उत्पत्ति के साधन परिवारों से फर्मों की ओर, उत्पादन फर्मों से परिवार की ओर। तो एक तो ये साधनों का उत्पादन का घूम चक्कर हो गया, इसको अपन बोलते हैं वास्तविक प्रवाह है। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रवाह। तो एक तो ये वस्तुएं घूमती हैं, देखो यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं घूम रही हैं, ये साधनों के रूप में वस्तुएं और सेवाएं घूम रही है, उत्पादन के रूप में वस्तुएं और सेवाएं घूम रही हैं, यहाँ से यहाँ जा रही हैं, यहाँ से यहाँ आ रही हैं। इसको अपन बोलते हैं वास्तविक प्रवाह है। दूसरी चीज़ है पैसा, मुद्रा घूमती है, मुद्रा भी इनके बीच में घूमती है। कैसे घूमती है मुद्रा इनके बीच में? जैसे फर्म में है, वो अगर
साधन परिवारों से लेते हैं तो साधनों के बदले में कीमत भी देंगे परिवारों को। जैसे फर्मों को श्रमिक चाहिए तो परिवारों से मिलेंगे, श्रमिकों को क्या देंगे, मजदूरी देंगे। फर्मों को पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, परिवारों से मिलेगा। जैसे बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं तो परिवारों का पैसा होता है, तो बदले में फर्में क्या देंगी, ब्याज देंगी। फर्मों को कच्चा माल चाहिए, परिवारों से मिलेगा, परिवार है उत्पादन करते हैं ये कच्चे माल वगैरह का, ठीक है, तो वहाँ से उनको जो कच्चा माल मिलेगा उसका मूल्य दे देंगे। फर्मों को ज़मीन चाहिए, परिवारों से लेंगे, किराया दे देंगे। तो साधनों के जो मूल्य का भुगतान, साधन मूल्य कहाँ पर आ गया, फर्मों से परिवारों की ओर, फर्मों से परिवारों की ओर। साधन मूल्य क्या आया, मुद्रा, ये पैसा आया है, कहाँ से आया, फर्मों से परिवारों की ओर, ठीक है, पैसा इधर आ गया फर्मों से परिवार की ओर। अब फर्में साधनों का प्रयोग करके उत्पादन करती हैं, किसके लिए, परिवारों के लिए। परिवार उस उत्पादन का यूज करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो उत्पादन पर व्यय करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपभोग व्यय। पैसा खर्च किया, किसके पास चला गया, फर्मों के पास। तो देखो ऊपर वाले राउंड में पैसा घूम रहा है, इधर तो साधन मूल्य फर्मों से परिवारों के पास आया, और उपभोग व्यय, उत्पादन पर जो व्यय है वो परिवारों से फर्मों की ओर। ऊपर वाले राउंड में पैसा घूम रहा है, बीच वाले राउंड में जो वस्तुएं और सेवाएं घूम रही है। तो परिवार और फर्मों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है उससे तो अपन बोलते हैं वास्तविक प्रवाह है, और परिवार और फर्मों के बीच जो मुद्रा का प्रवाह होता है उससे अपन बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह है। और ये सिस्टम कहलाएगा आय का चक्राकार प्रवाह। एक अर्थव्यवस्था में परिवार से फर्मों की ओर, फर्मों से परिवार की ओर जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसे आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट देख लीजिए। अब मैं आपको ये नोट्स है उसमें बताता हूँ सारी चीज़ें। अपन नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे, और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा नंबरों का चैप्टर है। सो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। समष्टि अर्थ, सबसे पहले आप है स्टॉक व प्रवाह, समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करें। स्टॉक व प्रवाह अपन पढ़ चुके हैं। जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। परिभाषा हो गई ध्यान में। तथा जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाह कहलाते हैं। जैसे पानी के हौज में उपलब्ध पानी स्टॉक होता है तथा उसमें प्रति घंटे आने वाला पानी प्रवाह होता है। स्टॉक है उसमें परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं, जबकि प्रवाह में परिवर्तन शामिल होते हैं। कैसे, क्योंकि स्टॉक का अध्ययन समय बिंदु पर करते हैं तो समय बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं हो जबकि प्रवाह का अध्ययन समयावधि पर करते अवधि में परिवर्तन भी हो सकते हैं, इसलिए प्रवाह उसमें ये अंतर का हो गया। उत्पादन का बताया था, उत्पादन दो प्रकार का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। अब ये उपभोक्ता वस्तुएं व पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं वो जरा ध्यान दें। वो वस्तुएं जो सामान्य लोगों की उपभोग की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। वो वस्तुएं जो सामान्य निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं में मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, जैसे खाना है, कपड़े है, टीवी वगैरह है, ये सब कौन सी वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि सभी मशीनरी है वो उपभोक्ता वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। जैसे टीवी है वो मशीनरी है, परंतु वो कौन सी वस्तु है, ये उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है। कोई फैक्ट्री वगैरह में या कोई खेत वगैरह में मशीनरी लगी है उसको अपन बोलते हैं क्या, पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। घर में फैन लगा है, घर में पंखा लगा है, वो कौन सी वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु है। परंतु अपने स्कूल में पंखा लगा है वो उपभोक्ता वस्तु नहीं है, पूंजीगत वस्तु है। फ़र्क समझिएगा। जैसे आप अपने निजी उपभोग के लिए कोई 4 व्हीलर गाड़ी परचेज करके लाए है ना, खुद के उपयोग के लिए, तो वो कौन सी वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु है। परंतु पढ़ाई नहीं की तो पापा ने टैक्सी दिला दी, तो अब आप क्या करोगे, ये उपभोक्ता वस्तु नहीं है, ये पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि आप इससे उत्पादन करते हो, आप सेवा का उत्पादन कर रहे हो। जिन वस्तुओं की सहायता से दूसरी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तु कहते हैं।
ये वस्तुएं सामान्यतः उत्पत्ति के साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं, जैसे मशीनें, औजार, संयंत्र आदि। अब अभी आपको बताया था अंतिम व मध्यवर्ती वस्तुएं, तो वो वस्तुएं जो उपभोक्ता व उत्पादकों द्वारा अंतिम रूप से प्रयोग करने के लायक होती हैं। मतलब जिन वस्तुओं का अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं के स्वरूप में कोई बदलाव, मतलब जो वस्तु तैयार हो गया, माल तैयार हो गया, अब वो प्रयोग करने के लिए है, उसके स्वरूप में और कोई बदलाव नहीं होता है। और ये क्या कहेंगे? अंतिम वस्तु। इससे तैयार सब्जी है, भोजन है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब कौन सी वस्तुएं हैं? अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः अर्धनिर्मित या कच्चे माल के रूप में होती हैं। मतलब पूरी बनी हुई नहीं होती हैं, कच्चे माल के रूप में होती हैं, तो क्या बोल सकते हैं अपन? मध्यवर्ती वस्तुएं बोल सकते हैं। ये वस्तु क्या काम आती हैं? अंतिम वस्तुओं को तैयार करने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, गेहूँ है, प्लास्टिक है, लोहा है, ये सब कौन सी वस्तुएं हैं? ये हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है। इसके अलावा निवेश पड़ा है, मैंने आपको बताया। निवेश क्या होता है? वापस बता दूं, निवेश का मतलब होता है धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कार्य करना, या पैसा कमाने के लिए खर्च करना। धन कमाने के लिए अपन जो खर्च करते हैं वो क्या कहलाएगा? निवेश कहलाता है। ठीक है। सामान्य भाषा में तो अपन यही समझते हैं इसका। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अपन ये बोल देंगे कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संपत्तियाँ, उपभोक्ता वस्तुओं पर जो व्यय करते हैं वो तो उपभोग व्यय हो गया, और पूंजीगत संपत्तियों पर जो व्यय करते हैं वो क्या हो गया? निवेश व्यय हो गया। तो उत्पादकों तथा उत्पादकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुएं, जिनको क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति बोलते हैं, पर किया गया कुल व्यय सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटाकर क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध निवेश, यानी निवल निवेश प्राप्त करते हैं। तो निवेश का मतलब समझ ले, इन्वेस्टमेंट आप वैसे सबका सुना हुआ है ये वर्ड। तो निवेश का मतलब होता है पूंजीगत संपत्तियों पर जो व्यय करते हैं वो। मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य डेप्रिसिएशन। पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं और मशीनें, औजार वगैरह उपकरण होते हैं, उन वस्तुओं के मूल्य में गिरावट, मूल्य उनका घटता है, टूट फूट, घिसावट तथा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब जानते हो? जैसे कोई पुर्जा खराब हो गया तो उस पुर्जे को निकाल करके उसकी जगह पर दूसरा पुर्जा लगाते हैं, तो ये प्रतिस्थापन हो गया। तो जो पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में गिरावट होती है, टूट फूट या घिसावट या प्रतिस्थापन जो व्यय होता है, उसको क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास अथवा पूंजी उपभोग भत्ता भी कहते हैं। ये क्या है? ये उत्पादन कार्य में एक प्रकार की हानि होती है, ये लॉस होता है एक तरीके से एक उत्पादक को, मतलब खर्चे में शामिल होता है मूल्यह्रास। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था आय का चक्राकार प्रवाह। ये क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में आय के फर्मों से परिवार की ओर तथा परिवार से फर्मों की ओर प्रवाह को आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। ये जो इनकम है वो परिवार से फर्मों के पास जाती है और फर्मों से परिवार के पास जाती हैं, उसको ही मतलब जो आय घूम रही है उसको अपना आय का चक्राकार या वर्तुल प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह दो प्रकार का होता है, मौद्रिक प्रवाह व वास्तविक प्रवाह। अभी आपको बताया था कि जो मुद्रा घूमती है वो तो है मौद्रिक प्रवाह, और जो वस्तुएं और सेवाएं परिवार और फर्मों के बीच में घूमती हैं उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। तो इसको इस टाइप से समझा दिया है। इधर परिवार लिखा है, यहाँ पर फर्म लिखी है। परिवार, फर्म। फर्म कौन सी होती है? उत्पादन करने वाली इकाइयाँ। अब ऊपर वाले राउंड में देखो क्या है। सबसे पहले बीच वाला राउंड बना देखते हैं, मैंने आपको बनाकर बताया था। उत्पत्ति के साधन क्या लिखा है बीच वाले राउंड में? उत्पत्ति के साधन। जो परिवारों से तीर के निशान है ना, वो फर्मों की तरफ जा रहे हैं। उत्पत्ति के साधन है वो परिवारों से मिलते हैं और किसके पास जाते हैं? फर्मों के पास जाते हैं। फर्म में इन साधनों का प्रयोग करती हैं और उनसे क्या करती हैं? उत्पादन, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। ये उत्पादन फर्में करती हैं और किसके पास जाएगा? ये परिवारों के पास जाता है। ठीक है। अब फर्म जो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करती हैं, उन साधनों का मूल्य, मजदूरी, किराया है, ब्याज है, वो चुकाती हैं किसको? परिवार। ऊपर वाला राउंड देखे, ऊपर वाला साधन मूल्य फर्म परिवारों को देती हैं।
परिवार जो फर्मों से उत्पादन वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं उसके लिए उपभोग व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, उपभोग पर व्यय करते हैं। उपभोग व्यय के रूप में पैसा वापस किसके पास आ गया? फर्मों के पास। साधन मूल्य के रूप में परिवारों के पास, उपभोग व्यय के रूप में फर्मों के पास। तो ये जो घूम रहा है इसको अपन आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों का परिवार से फर्मों की ओर तथा उत्पादन का फर्मों से परिवार की ओर प्रवाह। साधन हैं उनका, साधनों का परिवारों से फर्मों की ओर तथा उत्पादन का फर्मों से परिवार की ओर प्रवाह है। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। और साधन मूल्य मुद्रा का फर्म से परिवार की ओर तथा उपभोग व्यय वापस मुद्रा का परिवार से फर्मों की ओर प्रवाह मौद्रिक प्रवाह। इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, इजी टॉपिक है। कंसेप्ट जो समझाया था सेम वही है। अब एक अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्षेत्रक होते हैं उनको चार भागों, मतलब आर्थिक क्षेत्रक कौन से? जो आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, तो इनको चार भागों में बांटते हैं। आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं परिवार। परिवार क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। परिवार क्या करते हैं? उपभोग करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं, खरीदते हैं। उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का बाजार से क्रय भी करते हैं, उपभोग करते हैं। फर्म, तो दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा फर्म है। फर्म क्या होती है? उत्पादन करने वाले। उत्पादन करने के लिए परिवारों से कच्चा माल वगैरह उत्पत्ति के साधन खरीदती है और उत्पादन करके परिवारों को सेल करती है, बेचती है। तीसरी है सरकार। सरकार क्या करती है? सार्वजनिक जो उपयोग के कार्य हैं वो कौन करती है? सरकार करती है। सार्वजनिक उपयोग का मतलब क्या हुआ? जो मतलब सबके प्रयोग में लिए मतलब लायक हो, जैसे सड़कें बनाना है, ब्रिज बनाना है, नालियाँ बनाना है, ये सब कार्य कौन करता है? सरकार करती है। सुरक्षा करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, तो ये सरकार करती है। सरकार को इस कार्य के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हॉस्पिटल है, स्कूलें हैं, तो इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? सरकार पैसा इन दोनों से लेगी। किसके रूप में? टैक्स के रूप में, करों के रूप में। इनसे पैसा लेकर के इन्हीं पर खर्च कर देती है। ये पैसा लेकर के इन्हीं पर खर्च कर देती है। तो सरकार भी इसमें शामिल है। टैक्स के माध्यम से इनकम लेती है, टैक्स वगैरह और कोई अन्य तरीके उनसे इनकम प्राप्त करती है और इन्हीं पर व्यय कर देती है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देती है। एक होता है बाह्य क्षेत्र, मतलब अपने देश से, अपनी सीमाओं से बाहर। बाहर वाले क्षेत्र को अपने वस्तु और सेवाएं बेचते भी हैं और वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त भी करते हैं। वस्तुएं और सेवाएं बेचते हैं उसको अपन बोलते हैं निर्यात, और मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयात। ठीक है, तो ये बाह्य क्षेत्र। निर्यात करेंगे तो इनकम मिलेगा अपने को, आयात करेंगे तो खर्चा होगा। मतलब समझना, निर्यात फ़ायदे वाला है, आयात है नुकसान वाला, क्योंकि आयात में खर्चा होगा, निर्यात में इनकम होगी। अब एक होता है आर्थिक एजेंट, वर्ड है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्थिक एजेंट क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति या संस्था आर्थिक निर्णय लेते हैं। जैसे मैं सपोज करूँ कि मुझे क्या उत्पादन करना है या क्या उपभोग करना है, ये निर्णय मैं लेता हूँ, तो मैं भी क्या हो जाऊँगा? एक आर्थिक एजेंट हो जाऊँगा। तो कोई भी व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उसको अपने बोलते हैं आर्थिक एजेंट। से तात्पर्य उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से होता है जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेते हैं। जैसे ये उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, सरकार तथा बैंक जैसी संस्थाएँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चनों वाली आज अपन पढ़ रहे हैं ना अपन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर हैं समष्टि के, वो इनके थ्रू ही समझ में आएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर समझने से पहले इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको और अभी जो आगे बताने वाला हूँ इनको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है, उनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776। राष्ट्रों में धन का स्वरूप और कारणों की खोज, ये बुक का नाम है हिंदी में, और ये एडम स्मिथ की लिखी हुई है। इसके बेस पर एडम स्मिथ को
अर्थशास्त्र का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक किसको बोलते हैं? कौटिल्य को बोलते हैं। हाँ, आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के दो पार्ट है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को जानते हैं मार्शल के नाम से, और समष्टि के जनक, समष्टि किसके नाम से जानते हैं? J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स के नाम से, जिनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इसकी J.M. किन्स की बुक थी। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। आपको 1929-30 में ऑल ऑफ वर्ल्ड में महान मंदी, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से मंदी हुई की कंडीशन आई थी, और उस कंडीशन में व्यष्टि अर्थशास्त्र उसका समाधान नहीं कर पाई थी। तब उस मंदी से निकलने के लिए समष्टि जो ये है J.M. किन्स है, उन्होंने ये बुक लिखी थी, और यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ था। समष्टि अर्थशास्त्र उत्पन्न हुई थी यहाँ पर। ठीक है, मतलब मंदी में क्या बोला गया था? पहले व्यष्टि अर्थशास्त्री थी। व्यष्टि मतलब सिंगल, इंडिविजुअल। व्यष्टि और समष्टि का मतलब समझो। व्यष्टि अर्थशास्त्र वो होती है जिसमें एक एक इकाई का अध्ययन करते हैं, सिंगल इकाई का अध्ययन करते हैं, वो है क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं, वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि में जैसे एक देश, एक अर्थव्यवस्था पूरी आ गई, लोग मतलब सभी कंपनियां आ गई हैं, सभी उत्पादक आ गए, एक देश में कुल उपभोग है, राष्ट्रीय आय है, तो ये जो बड़ी अवधारणाएं हैं वो तो समष्टि में होती हैं। और सूक्ष्म अवधारणाएं जैसे एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, अभी तक अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वो एक व्यक्ति एक वस्तु का सिद्धांत पढ़ते आ रहे थे, तो वो सब कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और समष्टि है वो जिसमें बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं अपन। ठीक है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र उस मंदी में क्या हुआ था कि किन्स ने अपनी इस बुक में सजेशन दिया था। क्या सजेशन दिया था? मंदी से कैसे निकला जाए, उसके लिए किन्स ने उपाय बताया था कि मंदी की कंडीशन, मंदी का मतलब जानते हो क्या होता है? मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप हो जाना। उत्पादन कार्य ठप होता है। क्यों उत्पादन कार्य ठप क्यों होता है? क्योंकि एक अर्थव्यवस्था, उसमें मांग गिर जाती है, मांग बहुत कम हो जाती है। जैसे अभी कोरोना वाला सिस्टम चला, तो इसमें ये भी एक तरीके से मंदी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी हो रखी है, लोग परचेजिंग बहुत कम कर रहे हैं, कम से कम खर्चा कर रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है तो कीमतों में क्या होती है? गिरावट आती है, माल में गिरावट आती है, कि माल की कीमतों में गिरावट आती है। और कीमतों में गिरावट आने से जो उत्पादक करने वाले लोग हैं, उत्पादक वर्ग है, उसको क्या होता है? लॉस होता है, हानि होती है। हानि होती है तो वो उत्पादन में भी कमी करते हैं। उत्पादन में कमी करते हैं तो इससे जो लोगों को रोज़गार मिलता है वो भी कम हो जाता है। रोज़गार कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो लोग खरीदारी क्या करेंगे? कम करेंगे, लोग डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये मंदी कंडीशन है। मंदी में बेरोज़गारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, और डिमांड क्या होती है? बहुत कम, कीमतें गिर जाती हैं, फिर भी डिमांड नहीं होती है। क्यों नहीं होती डिमांड? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं होती है। ठीक है, अब जब मार्केट में ये कंडीशन होती है तो कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं करता है बाज़ार में। निवेश करने का मतलब क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, बिजनेस में पैसा नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि मार्केट मंदा है। तो इस कंडीशन से निकालने के लिए किन्स ने सुझाव दिया कि ऐसी अवस्था में सरकार को चाहे घाटा भी वहन करना पड़े, कहीं से लोन लेना पड़े, सरकार को सार्वजनिक कार्यों में, निर्माण कार्यों में सरकार को व्यय करना चाहिए। सरकार जब योजनाएं चला करके व्यय करती है, उससे लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? मांग करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करेंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उत्पादक वर्ग जो है उनको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेंगे? उत्पादन कार्य स्टार्ट कर देंगे, और उससे अर्थव्यवस्था वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। और जब पहले वाली कंडीशन में आ जाती है मतलब अर्थव्यवस्था, तब सरकार को चाहिए कि मतलब जो खर्च किया था वो टैक्सों के माध्यम से धीरे धीरे वापस वसूल कर सकती है। तो ये सुझाव था इसका, किन्स का, मंदी से निकलने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में। और ये समष्टि अर्थशास्त्र एक पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य है, इसलिए इसको समष्टि में शामिल करते हैं। तो मैं आज आपको इतना करवा रहा हूँ, आपको नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ साथ में, और आप उनको नोट कर लेना।
और इसको तैयार कर लेना, उससे क्वेश्चन भी देखना। ठीक है।